हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूं जिनका संबंध राजनीति से रहा है। हालांकि उन्होंने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन वैश्विक राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनके सिद्धांत हर काल में प्रासंगिक रहे हैं। कौटिल्य, जिन्होंने भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं मगध से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक थी। इतने बड़े साम्राज्य का की स्थापना या इतने बड़े साम्राज्य ना तो मुगलों के दौर में रहा और ना ही ब्रिटिश शासन के दौर में रहा। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, कौटिल्य, जिसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, उस दौर में भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। कौटिल्य ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उसका मूल विषय राजनीति है। उन्होंने राजनीति से संबंधित, शासन से संबंधित, राज्य की नीतियों से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए। राज्य की तुलना उन्होंने मानव शरीर से की है। जिस प्रकार मानव शरीर के अंग शरीर को उपयोगी बनाते हैं, उसी प्रकार राज्य के ये 7 अंग राज्य के संचालन के लिए उपयोगी। और इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और दंड, ये 7 अंग हैं। अब मैं एक एक अंगों के बारे में आपको बताऊंगी कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। सबसे पहले राजा, यह राज्य का शीर्ष होता है, यह राज्य का केंद्र होता है। हर राजा में कुछ व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। एक आदर्श राजा के में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसका वर्णन कौटिल्य ने इस सिद्धांत में किया है। राजा के व्यक्तिगत गुण: राजा को दूरदर्शी होना चाहिए, राजा को आत्मसंयमी होना चाहिए, राजा को कुलीन होना चाहिए, राजा को स्वस्थ यानी हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो राज्य के लिए पर्याप्त समय दे सके, अपने कार्यों को समय पर निपटा सके। इसलिए राजा का स्वस्थ होना जरूरी है। वो बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए, इसके साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर होना चाहिए तथा धैर्यवान भी होना चाहिए। ये राजा के व्यक्तिगत गुण है। कौटिल्य ये अपेक्षा करता है कि किसी भी राजा में ये गुण अवश्य रूप से होने चाहिए। इसके बाद राजा के कर्तव्य: राजा को जन कल्याणकारी के साथ साथ जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी जनता, राजा का हर कार्य जनता के लिए ही होना चाहिए। उसकी नीतियां जन केंद्रित होनी चाहिए। उनकी नीतियों का मूल्य उद्देश्य जन कल्याणकारी होना चाहिए। राजा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? राजा को न तो किसी के अधीन होना चाहिए और न ही बाहरी नियमों से बंधा होना चाहिए। राजा को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। अगर राजा किसी के अधीन होगा, बाहरी बंधनों से युक्त होगा, तो कभी भी स्वतंत्र होकर वो कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए राजा की स्थिति, राजा को न तो किसी के अधीन होना चाहिए और न ही बाहरी नियमों से बंधा होना चाहिए। अब हम राज्य के दूसरे अंग की तरफ, अमात्य। कौटिल्य ने अर्थात मंत्री, इनकी तुलना आंख से की है। आंख मनुष्य के शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हम अच्छी तरह जानते हैं। अमात्य के अंदर भी गुण होने चाहिए। एक अच्छे मंत्री के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? कौटिल्य ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता हो, वही मंत्री के योग्य हो सकता है। चतुर हो, ललित कलाओं को जानने वाला हो, बुद्धिमान भी हो, उत्साही हो,
धैर्यवान हो, युद्ध कला में माहिर हो, और इसके साथ साथ मंत्रियों के लिए स्वामी भक्त भी होना जरूरी है। राजा के प्रति किसी प्रकार का द्वेष उसके मन में नहीं हो, अन्यथा वो राज्य के प्रति समर्पित होकर कार्य नहीं कर सकता है। तो एक मंत्री के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता, चतुर हो, ललित कलाओं को जानने वाला हो, बुद्धिमान हो, उत्साही हो, धैर्यवान हो, युद्ध कला में माहिर हो और स्वामी का भक्त, ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। अब हम राज्य के तीसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं। जनपद, यानी किसी राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, किसी भी राज्य में एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। यह राजनीति शास्त्र के अनुसार राज्य की जो आधुनिक परिभाषा दी गई है उसमें भी एक निश्चित भूभाग और एक निश्चित जनसंख्या अनिवार्य है। तो जनपद की तुलना कौटिल्य ने पैर से की है और इनकी विशेषताओं में भूमि और जनसंख्या का होना अनिवार्य है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए ताकि लोगों का भरण पोषण हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, ताकि ये गुणवत्तापूर्ण जीवन वो व्यतीत कर सकें। इसके लिए भूमि का उपजाऊ होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जनपद में गुणवत्तापूर्ण संसाधन होने चाहिए, यानी खनिज की मात्रा होनी चाहिए, जंगल, वन, पानी, पहाड़, ये संसाधनों से युक्त होना चाहिए जनपद। तब हम एक जनपद को समृद्ध और बेहतर राज्य बना सकते हैं। अब हम इसके चौथे अंग की तरफ बढ़ते हैं। दुर्ग अर्थात सुरक्षा की व्यवस्था। चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, राज्य की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। राज्य की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। अगर राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो न तो राजा और न ही देश की जनता कभी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए दुर्ग एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी तुलना कौटिल्य ने भुजा से की है, बाहों से की है, जो शरीर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जनपद की सुरक्षा के लिए ऐसे किले होने चाहिए जो राज्य को, जनपद को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर सके। और उसने, कौटिल्य ने न सिर्फ दुर्ग के महत्ता को बताया है, दुर्ग के इंपॉर्टेंस को बताया है, बल्कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के दुर्ग की भी वर्ड की चर्चा की है कि दुर्ग कैसा होना चाहिए, कौन कौन से दुर्ग हो सकते हैं। इसमें पहला दुर्ग है औदिक दुर्ग, यानी औदिक दुर्ग अर्थात जो राज्य चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। आपको पता है कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, तो उसकी दूसरी राजधानी मगध थी, यानी पाटलिपुत्र। ये दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। ये एक औदिक दुर्ग की तरह था, औदिक दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इसके बाद पार्वत दुर्ग जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है, जो पहली राजधानी राजगृह थी, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। उसने तीसरे दुर्ग की बात की है धानवन दुर्ग, जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हो, जहां दुश्मन आसानी से राजधानी तक ना पहुंच सके। इसके लिए वो क्षेत्र चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हो, तो ऐसे दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा गया है। और चौथे दुर्ग की जो बात की है उन्होंने, वो है वन दुर्ग, अर्थात जनपद चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ हो तो एक सुरक्षित दुर्ग के रूप में ये कार्य करता है। तो उन्होंने, कौटिल्य ने, उन्होंने 4 तरह के दुर्ग की बात की है और इस दुर्ग के जरिए जनपद की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद के अंग, कोष। किसी भी राज्य के संचालन के लिए, किसी भी राज्य की प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में कोष होना आवश्यक है। इसलिए कौटिल्य ने कोष की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य के संचालन के लिए कोष का होना आवश्यक। कोष से ही कोई राज्य तरक्की कर सकता है, समृद्ध बना रह सकता है। यानी राज्य की समृद्धि के लिए कोष का होना अति आवश्यक है। कोष से ही राजा अपनी सेना और जनता का भरण पोषण कर सकता है। कोष के माध्यम से ही राजा जनता की इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए कोष से ही राजा अपनी सेना और जनता का भरण पोषण कर सकता है। आपदा एवं युद्ध के समय भी कोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में जब धन खर्च होता है, अगर कोष समृद्ध नहीं होगा तो फिर हम इन आवश्यक कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और न ही आपदा से हम जूझ पाएंगे। इसलिए किसी भी राज्य के लिए कोष का होना बहुत जरूरी है। और विशेषकर कौटिल्य ने इस बात की भी चर्चा की है कि कोष हीरे, सोने, चांदी से भरा होना चाहिए। एक समृद्ध कोष ही राज्य को एक समृद्ध बना सकता है, संपन्न बना सकता है। इसके बाद जब अंगों की अगर हम बात करें तो है दंड। किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए, किसी भी राज्य के विस्तार के लिए सेना का होना आवश्यक। और कौटिल्य ने इस पर अत्यधिक बल दिया। उसने सेना में भर्ती के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती की बात की है। उस कौटिल्य को ऐसा लगता था कि जो उच्च जाति के, उच्च वर्ग से जो आते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक सैनिक गुण होता है। इसलिए सैनिकों के संदर्भ में उसकी सोच थोड़ी अलग थी, जो कि किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है, जैसा कि मैं मानता हूं। उसने वंशानुगत आधार पर भर्ती की बात की। सैनिक युद्ध कला से परिचित, निपुण और दक्ष होना चाहिए। युद्ध कला से परिचित हो, निपुण हो और दक्ष हो, इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस पर कौटिल्य ने काफी बल दिया है। सेना को साहसी होना चाहिए, सेना में राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, तभी सेना समर्पित होकर किसी भी राज्य के लिए कार्य कर सकती है, उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इसलिए सेना को साहसी भी होना चाहिए और सेना में राष्ट्रपति की भक्ति की भावना भी होनी चाहिए। राजा का भी कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, क्योंकि सेना जितनी सुख सुविधाएं संपन्न होंगी, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए और चाणक्य, इसलिए कौटिल्य इस बात की हमेशा जिक्र करते थे कि अगर आपकी सीमा पर, आपके राज्य की सीमा पर अगर कोई शक्तिशाली राज्य है, तो आप कभी भी सातवें अंग के रूप में या सातवें अंग के संबंध में कौटिल्य ने मित्र की बात की। मित्र के बिना जीवन अधूरा होता है। किसी भी राज्य को मजबूती से खड़े होने रहने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है, और राजा की समृद्धि के लिए, युद्ध के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है। विदेशी शत्रुओं की सहायता से हम विदेशी शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी मित्र की आवश्यकता होती है। आपदा के दौर में भी राज्य को मित्र की सहायता की आवश्यकता होती है, और ये उस दौर में भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। जब दुनिया में किसी भी देश में प्राकृतिक आपदा हो, मानव जनित आपदा हो, किसी तरह की भी आपदाएं आती हैं, तो पूरे विश्व भर से उसे राहत पहुंचाने की कोशिश की जाती है और पहुंचाई जाती है। इसलिए मित्र का होना अति आवश्यक है। कौटिल्य ने इन 7 अंगों के माध्यम से राज्य के चरित्र का, राज्य के स्वरूप का, शासन के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। और ये अंग मौर्य काल में भी प्रासंगिक थे
और आधुनिक काल में भी प्रासंगिक हैं और आने वाले दौर में भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये 7 अंग, ये 7 तत्व ही राज्य को संपन्न, समृद्ध और मजबूत बनाते हैं। अभी मैंने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इतिहास से संबंधित इन मुद्दों को आपके सामने लेकर आऊं, स्पष्ट करूं। किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह, दुविधा हो, मैं उसे दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए